गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आप ही के चैनल माही सर पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 9 के इतिहास पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति को रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है ये। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बच्चों अलग अलग रंगों का प्रयोग किया है, भगवान ऐसा करे कि आप लोगों की भी जिंदगियाँ जो है वो इसी प्रकार से एकदम खुशियों से भरी रहे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1789, ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई 1795, ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 1802, ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई 1889। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 14 जुलाई 1789, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? मतलब वैसा कर, वैसा जो टैक्स वो सीधे राज्य को मिलते थे। ठीक है, तो उस टैक्स को हम लोग क्या कहते थे? तो सीधे राज्य को जो टैक्स मिलता था उसे हम लोग कहते हैं टाइल। ठीक है, और टाइद जो होता है ये तो धार्मिक कर है। टाइद जो है ऑप्शन नंबर ये जो है आपका टाइद वो धार्मिक कर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइल। क्वेश्चन नंबर 3, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था? लुई प्रथम, लुई 16, लुई 14 या फिर लुई 12? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुई 16 बैठा था। कौन बैठा था? लुई 16। कब बैठा था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने जैसे कि दे रखा है कब, 1774 को, तो याद रखिएगा कब बैठा था ये, 1774 ईस्वी को बैठा था फ्रांस की राजगद्दी पर। लुई 16 का देखिए फ़ोटो भी मैंने डाल रखा है कि ये लुई 16 कैसा दिखता है। तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लुई 16 का पिक्चर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल पार्टी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी टैक्स है यानी कि कर है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिब्रे जो वो फ्रांस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को किस वर्ष समाप्त किया गया? यानी कि जो फ्रांस की मुद्रा है जिसका नाम क्या है, लिब्रे, उसे किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1774 में, 1715 में, 1789 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1794 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1794 में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में सबसे पहले शुरू हुआ था? पेरिस में, मार्सिले में या फिर लिमोजेस में या फिर ब्रिटेन में? तो देखिए फ्रांसीसी जो क्रांति है वो सबसे पहले पेरिस शहर में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट या फिर इंग्लैंड का सम्राट? तो नेपोलियन जो बोनापार्ट थे वो फ्रांस के सम्राट थे। कौन थे ये? फ्रांस के सम्राट। याद रखिएगा ये फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठे थे? 1804 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। देखिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का जो पिक्चर है मैंने यहाँ पर दे रखा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का पिक्चर, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 16 ने, रोबेस्पियर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आतंक का जो राज है वो रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पादरी वर्ग के लोग किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? पादरी वर्ग के लोग कौन से स्टेट में आते थे? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट? तो कौन से स्टेट में वो सब आते थे? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्टेट के अंतर्गत आते थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि फ्रांस का समाज जो था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो याद रखिएगा 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन वर्गों में बटा हुआ था? तो एक है पादरी स्टेट, दूसरा है कुलीन स्टेट और तीसरा जो है वो था आपका किसान मजदूर वगैरह वाला स्टेट। ठीक है, तृतीय स्टेट। चलिए तो पादरी वर्ग के लोग कुछ इस प्रकार से होते थे, इस प्रकार से रहते थे, मतलब यानी कि क्रिश्चियन जो थे वहाँ पर जो भी पुजारी थे वो सभी पादरी वर्ग के लोग में अंतर्गत में आते थे। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? पादरी वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, व्यापारी या फिर किसान? तो देखिए द्वितीय स्टेट में जो शामिल थे वो थे आपका कुलीन वर्ग के लोग, अभी मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर भी डाल रखा है
कि फर्स्ट स्टेट में कलरगी आते थे, दैट मीन्स पादरी वर्ग के लोग। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, यानी कि कुलीन वर्ग के लोग। और थर्ड स्टेट में ये सभी आ जाते थे बिग बिजनेसमैन, यानी कि बड़े व्यापारी हो गए, ठीक है, मर्चेंट्स हो गए, और फिर आपका कोर्ट ऑफिसर हो गए, लॉयर्स हो गए, या फिर उसमें भी तृतीय स्टेट भी 3 भागों में बटा हुआ था। तो तृतीय स्टेट के प्रथम भाग में बड़े बड़े लोग आते थे, द्वितीय सेकंड स्टेट में आते थे सामान्य से लोग, और तृतीय में जो आते थे, तृतीय स्टेट के तीसरे में आते थे वो काफ़ी कमज़ोर लोग आते थे, जैसे कि नौकर चाकर हो गए, भूमिहीन मजदूर हो गए, ये सभी आते थे, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेट में जो है उसकी जनसंख्या थी 1,15,000 के करीब में। सेकेंड स्टेट में जो लोगों की जनसंख्या थी, यानी कि कुलीन वर्ग के लोगों की जनसंख्या 3.5 लाख के करीब में थी, ठीक है। और थर्ड स्टेट में देखिए इतने सारे लोग थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो था वो थर्ड स्टेट के लोग थे। और याद रखिएगा, यानी कि 90% जो लोग थे, फ्रांस की जनसंख्या जो थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। कौन से स्टेट से? थर्ड स्टेट से। 90% लोग थे वो किसान थे। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस का समाज कुल कितने वर्गों में बटा हुआ था? 1 वर्ग, 2 वर्ग, या फिर 3, या फिर 4? तो फ्रांस का जो समाज है वो टोटल जो था वो टोटल 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन था? अभी मैंने बताया था आपको कि पहला तो पादरी वर्ग के लोग थे, दूसरा जो थे वो कुलीन वर्ग के लोग थे, और तीसरा जो थे तृतीय स्टेट के लोग थे। और तृतीय स्टेट भी 3 वर्गों में बटा हुआ था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस में दिए जाने वाले धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? फ्रांस में जो धार्मिक कर मिलता था उसे क्या कहा जाता था? टाइद, टाइल, या फिर दक्षिणा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रांस में जो धार्मिक कर मिलता था उसे हम लोग कहते थे, उसे कहा जाता था टाइद, ठीक है। और जो प्रत्यक्ष कर मिलता था उसे कहा जाता था टाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फ्रांस की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन, पेरिस, बास्तिल, या फिर काबुल? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पर तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लुई 16 किस राजवंश से थे? बुर्बो राजवंश, रंधावा राजवंश, या फिर नेपोलियन राजवंश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बुर्बो राजवंश से संबंधित थे। कौन? लुई 16। काफ़ी ये निरंकुश राजा था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निरंकुश राजा किसे कहते हैं? निरंकुश, जिसकी सत्ता पर कोई प्रकार का अंकुश ना हो, वैसा शासक जो कोई भी तरह का बात उतना मानता हो, उसे हम लोग निरंकुश शासक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लुई 16 को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? 10 जनवरी 1794, 21 जनवरी 1793, 28 फरवरी 1808, 5 जनवरी 1793? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 21 जनवरी 1793, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, टाइल क्या था? टाइल क्या था? धार्मिक कर, प्रत्यक्ष कर, जीविका संकट, या फिर चंदा? तो देखिए टाइल जो था वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और टाइद जो था वो था धार्मिक कर, ठीक, टाइद जो था वो धार्मिक कर, और टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, किस श्रेणी के लोग कर को अदा करते थे? मतलब किस श्रेणी के लोग जो है कर देते थे, यानी कि टैक्स कौन से श्रेणी के लोग देते थे? पादरी वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, तृतीय स्टेट, या फिर कोई नहीं? तो देखिए जो कर देते थे, टैक्स देने का काम करते थे, वो टैक्स देने का काम करते थे तीसरे स्टेट के लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने की? द स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक है उसे किसने लिखा? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेपोलियन, या फिर मेजिनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। यहाँ पर इसका मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू होगा, मॉन्टेस्क्यू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रॉबेस्पियर किसका नेता था? गरीबों का, अमीरों का, या फिर जैकोबियन का, या फिर राजतंत्र का? तो देखिए रॉबेस्पियर जो था वो जैकोबियन का नेता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक उपबंध यानी कि द सोशल कंट्रैक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था? रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, या फिर रॉबेस्पियर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सामाजिक उपबंध नामक जो बुक है वो रूसो ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट, रूसो। क्वेश्चन नंबर 22, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? रूसो किया, जॉन लॉक किया, रॉबेस्पियर किया, या फिर मॉन्टेस्क्यू? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन लॉक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? जॉन लॉक।
क्वेश्चन नंबर 23, सन 1793 से सन 1794 तक के काल को क्या कहा जाता है? खुशी का युग कहा जाता है, आतंक का युग, या फिर क्रांति की लहर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, आतंक का युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अपराधी के सिर काटने वाली मशीन का क्या नाम था? यारी था, तलवार था, या फिर गोलोटिन हो गया। ठीक है, इसका याद रखिएगा, गिलोटिन होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी दारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलोटिन कहा जाता था सर काटने वाली मशीन को, गिलोटिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 25, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? वो 1794 में, 1804 में, 1825 में, 1815 में। तो याद रखिएगा 1804 में बना था, और इसे राजगद्दी कब हटाया गया था? 1815 में। किस युद्ध में हार हुआ था? तो याद रखिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, वाटरलू के युद्ध में हार हुआ था। किस युद्ध में हार हुआ था? वाटरलू। ठीक, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, 1815 में उसका शासन का अंत हुआ। किस युद्ध में वो हारा? वाटरलू के युद्ध में हारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, 21 सितंबर 1792 को जैकोबिन शासन ने राजतंत्र को खत्म कर फ्रांस को क्या घोषित कर दिया? मतलब 1792 में जैकोबिन शासन जो है वो फ्रांस के राजतंत्र को खत्म करके उसे क्या घोषित कर दिया? आज़ाद कर दिया, गणतंत्र कर दिया, या फिर गुलाम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, फ्रांस को उसे मुक्ति दिलाकर उसे फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? अभी मैंने बताया था किस युद्ध में हार हुई थी, वाटरलू, पानीपत, या फिर वर्डून, या फिर हॉर्स शू बैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वाटरलू युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। 28, मार्सिले क्या है? रूस का राष्ट्रगान है, या फिर अमेरिका का राष्ट्रगान है, या फिर जर्मनी का राष्ट्रगान है, या फिर फ्रांस का राष्ट्रगान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का राष्ट्रगान है। 29, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग कौन थे? ये भी मैंने बता रखा है कि फ्रांस की आबादी का कुल 90% लोग वो कौन थे? किसान थे, पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग, या फिर वकील थे? तो देखिए कौन से लोग थे? वो सब किसान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। 30 में आते हैं, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो, दिद्रो, या फिर मैजिनी? तो देखिए फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है रूसो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31, लुई 16 द्वारा कर बढ़ाने का क्या कारण था? फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ, बार बार युद्ध की मार, या इनमें से सभी? तो सभी हो जाएगा। इन सभी कारणों की वजह से जो है लुई 16 कर बढ़ा दिया था। क्या क्या कारण था? फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा था काफ़ी तेज़ी से, सरकार पर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, बार बार युद्ध की मार भी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 32, मेनर क्या था? भवन, स्टेट, शहर, या फिर राजा का भवन? तो देखिए मेनर जो होता था वो राजा का भवन कहलाता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33, ओलंप दे गुंज कौन थी? ओलंप दे गुंज कौन थी? क्रांतिकारी महिला थी, सामाजिक महिला, महिला चित्रकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओलंप दे गुंज जो थी वो याद रखिएगा क्रांतिकारी महिला थी, ऑप्शन नंबर ये। 34, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14 का, लुई 16 का, लुई 13 का, या फिर नेपोलियन का? तो यह कथन जो था वो लुई 16 का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 35 में आते हैं। 35 में नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए कार्लो बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी ऑयल बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, ऑप्शन नंबर ए। 36, क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान की थी? 90%, 70%, 80%, या फिर 50%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग जानते हो, ऑप्शन नंबर ये 90% किसानों की आबादी थी। 37, फ्रांस की क्रांति के दौरान किस किले पर हमला किया गया था? फ्रांस की क्रांति के समय कौन सा किला पर हमला किया गया था? बास्तिल का किला, या फिर लाल किला, या फिर घर पर, या फिर राजा का महल? तो देखिए जो सबसे पहले हमला किया गया था वो हमला किया गया था बास्तिल का किला, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। 38, बास्तिल के किले पर हमला कब किया गया? 1760 में, 1790 में, 1789 में, 1792 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1792 ईस्वी में हमला किया गया था। 39, राजेट दी लाइल ने किस चर्चित गीत की रचना की? मार्सिले,
मसूले, अंपायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रॉजर द लाइन ने जो है वो मार्सिले गीत की रचना की थी, ठीक है। और ये मार्सिले क्या था, वो फ्रांस का राष्ट्रगान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। 40 में है, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया था। मतलब सबसे क्रांतिकारी महिला का नाम बताना है जिसे फांसी पर लटका दिया गया था। दा विंची थी, रोबेस्पेयर थी, या फिर ओलंप दे गूंज थी, या फिर नियाम थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंप दे गूंज, जिसे बाद में फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक। 41 द स्पीड ऑफ द लॉज की रचना किसने की। द स्पीड ऑफ द लॉज की रचना किसने की। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, मीराबाई या फिर प्रेमचंद। तो इसे मैंने बता रखा, आपको इसका जो जवाब देना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ही देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 42 में आते हैं। संवैधानिक राजतंत्र में कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, ठीक। राजा के पास था, नेशनल असेंबली के पास था, मंत्रियों के पास था, या जनता के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेंबली के पास था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। 43 फ्रांस गणराज्य कब बना। 1789, 1794, 1792 या फिर 1793। तो फ्रांस जो गणराज्य बना था वो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1794 में। 44 फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था। ड्यूनिक या फिर जैकोबिन या फिर ज्यूरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैकोबिन था, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका जो होगा फ्रांस गणराज्य जो बना था 1792 ईस्वी में बना था, ठीक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप इस क्वेश्चन को 43 को बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। 45 में आते हैं। कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर या फिर पादरी वर्ग। तो देखिए जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, कौन नहीं थे, ठीक है। छोटे दुकानदार भी थे, कारीगर भी थे उसके सदस्य, दिहाड़ी मजदूर भी थे, खाली पादरी वर्ग के लोग जो थे वो उसके सदस्य नहीं थे। उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल जो वीडियो आने वाला है वो कल आने वाला है क्लास 8 के सोशल साइंस के मॉडल सेट को लेकर। आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं क्लास 8 का नहीं बना पाया, इस कारण से मैंने क्लास 9 का बना दिया ये, ठीक है। कल जो है रेगुलरली जो है अभी क्लास 8 का ही आने वाला है। जब तक कि आप लोगों का जैसा कि जान रहे हैं 16 मार्च से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही नंबर स्कोर करिएगा एग्ज़ाम में। और साथ में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू।